हेलो ऑल द स्कॉलर्स, वेलकम इन वंदनाज स्टडी स्टूडियो। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। समटाइम्स बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और बड़ा ही टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेंदी ज़रूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो इस लेक्चर को हम डिवाइड यानी इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 3 लेक्चर्स में, 3 पार्ट्स में। चैप्टर को पूरा अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और ये वीडियो आप देख रहे हैं फ्रॉम अ डेस्क ऑफ अ टीचर। तो पिछले 15 सालों से पढ़ा भी रहे हैं, कॉपीज भी चेक कर रहे हैं और बोर्ड करेक्शंस भी कर रहे हैं। क्या मिस्टेक्स आप करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारी पीपीटीज पे टू मेक यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर। जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिटेल डिस्कशन में आएंगे। सो लेट्स मूव ऑफ नेशनलिज्म। तो फर्स्ट, नेशनलिज्म होता क्या है? सो दैट इज सिंपली द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, लव एंड अफेक्शन फॉर आवर ओन नेशन और द मदरलैंड। इसी को तो हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो होता क्या था कि हमने एज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा कि बिफोर 1789 फ्रांस की ही तरह बाकी सारी अदर कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं है कि फ्रांस के बिफोर कोई और नेशन ऐसा था ही नहीं जिसने कभी कोशिश ही ना की हो रिवॉल्ट करने की। और भी जगह हुए, लेकिन जो सक्सेसफुल हिस्ट्री रही वो फ्रांस की रही, और फ्रांस के आइडियाज़ ऑल ओवर द यूरोप स्प्रेड कर गए और इन अ सक्सेसफुल मैनर। तो बिफोर 1789 फ्रांस में भी जैसे हमने पढ़ा था कि जो मोनार्क था, लुई 16 की कहानी हमने पढ़ी थी, वो रूल कर रहा था और लोग बड़े परेशान थे, पैथेटिक सिचुएशन में थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो राइट्स थे ना प्रिविलेजेस थे। जो सारी अथॉरिटीज़ थी वो नोबल्स और क्लर्जी के पास थी। वर्किंग क्लासेस के पास अथॉरिटी कुछ नहीं थी, बट टैक्सेस वही पे करते थे, जबकि क्लर्जी और नोबल्स कोई टैक्स नहीं पे करते थे, कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते थे। तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ना। और यही चलते चलते 1789 फाइनल रेवोल्यूशन आ गया। बाकी सारी कहानी हम लास्ट पढ़ चुके हैं, अभी हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले आपको, अगर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो आपकी बुक जो स्टार्ट होती है ना, बेसिकली बच्चा, ये स्टार्ट होती है आपके इस पिक्चर के साथ। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन है, ये आपको दिखाई दे रही है। इट्स अ लॉन्ग क्यू जो यहाँ से स्टार्ट होती है और बैक तक, तो बहुत लंबी क्यू आपको दिखाई दे रही है। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं मैनी ऑफ द पीपल आर देयर होल्डिंग द फ्लैग ऑफ देयर नेशन। नेशन बेसिकली नहीं था, बट यहाँ पर हम आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ये वर्ड हर बार ऐड हो जा रहा है, क्योंकि उस समय पे तो टेरिटरीज हुआ करती थी। सो ये डिफरेंट लोगों के जो ग्रुप हैं, अलग अलग टेरिटरीज को बिलोंग करते हुए, यानी ये अपने अपने नेशन स्टेट के लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के आप इसमें फ्लैग देख रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं दे आर पेइंग होमेज व्हेन दे आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में तो है लाइट ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। यानी ये पेंटिंग पेंटेड की थी 1 मार्क एमसीक्यू के लिए, आपको पता होना। इनफैक्ट ये पेंटिंग अपने आप में एमसीक्यू 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, ये बेसिकली फेडरिक सेरियो ने ड्रॉ की थी, जिसका इसका जो टॉपिक था दैट इज अ पैक्ट ऑफ नेशन और बिटवीन नेशन। तो ये थीम उसने इस पेंटिंग के लिए रखी थी। ठीक है, पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज थी जो मिल करके अपने अपने नेशन स्टेट को डिफाइन करना चाहती थी। तो ये सब इसके सामने से निकल रहे हैं, यानी ये सिंबलाइज कर रहा है दैट दे वर डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्री, दिस इज द फ्रीडम ट्री। ये ट्री क्या था? फ्रीडम ट्री सिंबलाइज कर रहा है, तो दैट इज सिंबलाइजिंग फॉर द फ्रीडम, फ्री नेशन स्टेट के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ऊपर आप देख रहे हैं ये स्काई व्यू जो दिखा रखा है, जीसस क्राइस्ट यहाँ पर दिखाए हुए हैं, बहुत सारे एंजल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, सेंट्स दिखाए हुए हैं। तो थ्रू दिस ये उसका एक उटोपियन विजन है, मतलब एक ऐसा इमेजिनेशन जो रियल लाइफ में नहीं होता। अब रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना होगा कि नीचे लाइन चल रही है, ऊपर से भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, बट ये एक इमेजिनेशन उसने शो किया है लोगों को अवेयर करने के लिए। इस तरह की पेंटिंग उसने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट और बाकी सारे एंजल्स जो हैं वो भी उनको ब्लेस कर रहे हैं इन लोगों को। मतलब वो ये शो करना चाहता है कि हाँ, नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। सो ऑल दीज थिंग्स आर शोन। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत सारे सिंबल्स पड़े हुए हैं। तो देखिए ये जैसे मुकुट पड़ा हुआ है ना, तो ये स्कैटरिंग क्राउन एंड मैनी ऑफ द अदर रॉयल सिंबल्स यहाँ पर स्कैटर्ड हैं, टूटे बिखरे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंबलाइज कर रहा है एबोलिशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की अब खत्म होनी चाहिए, हो जाएगी, हो रही है, इस तरह का सिंबलाइजेशन ये पेंटिंग देती है। ठीक है,
सो राइज ऑफ नेशनलिज्म 1848 फेडरिक सेरियो दैट प्रिपेयर्ड द सीरीज ऑफ द फोर। और यही नहीं थी, उसने 4 इस तरह की और पिक्चर्स काउंट की थी जिसमें उसने वन बाय वन अपने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक आइडियाज़ को हाईलाइट किया था। एयर ऑन द अर्थ दैट लाइज द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट्स, दैट जो विज़न था उसका, ये हमने डिस्कस किया, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ आपको मार्क कर रहे हैं दैट USA, स्विट्ज़रलैंड आर मेनली फॉलोड बाय द फ्रांस, जर्मनी, और इसके बाद पीछे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उनको फॉलो कर रही हैं। फॉलो इन द सेंस यानी फ्रांस के साथ ही साथ, इन कंट्रीज़ के साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द डिफरेंट टेरिटरीज वर नाउ डिमांडिंग फॉर अ नेशन स्टेट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इसके पहले जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक चीज़ और आपको क्लियर होना ज़रूरी है, नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बीच क्या डिफरेंस है। अब देखिए, आपको याद रखना है 3 कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट में हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनार्कीज चला करती थी। मोनार्की से जब लोगों ने डिमांड किया कि भाई उनको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएँ, मतलब जैसा राजा कह रहा है बिल्कुल ऐसा वो नहीं करेंगे, वो जब अपने लिए अवेयर होने लगे, एक मिक्स टेरिटरी बनने लगी जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एथनिक जो ग्रुप्स थे वो रहने लगे विद सब पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर कल्चर, और उनका जो राजा होता था ओवरऑल द टेरिटरी वो एक था। कुछ चेंजेस उसमें लाए गए टेरिटरी में, तो वो एम्पायर की कैटेगरी से एक मॉडर्न स्टेट की कैटेगरी में आ गया। कुछ चेंजेस आए ना, इंप्रूवमेंट आ रहे थे, और उसके बाद फिर टेरिटरीज डिमांड कर रही थी इन पर्टिकुलरली इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, रिपब्लिक नेशन स्टेट की। तो फिर वो नेशन स्टेट से कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का, यानी फिर नेशन स्टेट जहाँ पर वो इक्वल, यानी एक सॉवरेन है, डिसीजन टेकिंग पावर होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी, एक जैसे एथनिक ग्रुप एक कंट्री के अंदर लिमिटेडली उस बाउंड्री के अंदर सेटल्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा नेशन स्टेट का। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखाया हुआ है, मेक श्योर। चलते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये हिस्ट्री नई नहीं है, यानी ये जो स्टोरी है क्लास 9th में आप डिटेल पढ़ के आ चुके हैं। तो हेयर अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन को समराइज करते हुए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क, एंड अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इनटू द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेन टू द मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन। हमने पढ़ा था ना कि 1789 रेवोल्यूशन हुआ, एंड देन आफ्टर सडन कॉज हमने पढ़ा था जब एस्टेट जनरल का इलेक्शन होना था, और उसके लिए जब इक्वल वोटिंग राइट की डिमांड की गई तो राजा ने मना कर दिया, लुई 16 ने सिंपली डिनाई कर दिया। एट द सेम टाइम जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाया, और वो उसी समय वहाँ से छोड़ करके चले गए टेबल टेनिस कोर्ट के लिए कि भाई अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की केम इन फ्रांस इन 1791। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद हेड तो राजा ही था, बट रूल रेगुलेशन यानी दैट लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। हमने पढ़ा था मेन ऑब्जेक्टिव भी उसका यही था कि भाई लिमिट मिल जाए, मोनार्क अपने मनमानी ना कर सके, और जो नोबल्स और क्लर्जी वाला जो सिस्टम चल रहा था कि सारे प्रिविलेजेस उनके हाथ में है, वो सारी चीज़ों को भी माइनस कर दिया गया। तो थर्ड स्टेट को कुछ कुछ राइट्स मिलने लगे अभी। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट वॉज द पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। अब ये अथॉरिटी फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गई थी, इसीलिए सबसे पहले तो बना कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, फिर उस नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कुछ नए चेंजेस वहाँ पर आने लगे थे। अब वो सारी डिटेल कहानी वहाँ है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में जो आने वाला है हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में ओवरव्यू आपका ओवरऑल चैप्टर का आपको दोबारा से मैं अपलोड करूँगी। नेक्स्ट इज़ आइडिया ऑफ नेशन। अब फ्रांस में ये आइडिया कैसे क्रिएट किया, ये आपका इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो आपकी बुक में कंप्लीटली मेंशन है एनसीईआरटी में, वही पॉइंट्स यहाँ पर आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस द वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स के लिए बेसिकली पूछा जाता है। आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट द डिफरेंट मेजर्स वर टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो क्या क्या लिया उन्होंने। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ ला पात्री। ला पात्री का मतलब था फादरलैंड, एंड सेकंड इज द ले सिटियन, दैट्स मीन्स सिटीजन। ले सिटियन फ्रांस में इसका मतलब होता है सिटीजन, और ला पात्री फादरलैंड। जैसे हमारे वहाँ पर इंडिया में मदरलैंड का कॉन्सेप्ट था, भारत माता, इसी तरह से यहाँ पर ला पात्री का सिस्टम इन्होंने ऐड किया हुआ था साथ में फादरलैंड, एंड द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying the equal right. सेकेंड थिंग, इन्होंने अपना न्यू फ्लैग ट्राई कलर में वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। अभी तक मोनार्की का रॉयल फ्लैग चलता था, अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनका नया ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने स्टार्ट किया। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम एज अ नेशनल असेंबली, ठीक है। यानी एस्टेट जनरल जो चूज़ किया जाएगा उसमें नेशनल असेंबली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी, और ये नेशनल असेंबली में कौन लोग थे,
मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। पहले थर्ड एस्टेट के लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता था। हमने पढ़ा था कि वन वोट वन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा हुआ था, ठीक है। एक सबका कर दिया जाता था, 1 फ्रॉम नोबल्स, 1 फ्रॉम क्लर्जी, 1 फ्रॉम थर्ड एस्टेट। अब नोबल्स और क्लर्जी का तो 1+1 2 वोट हो गए ना ऑटोमेटिकली, और ये एक में ही रहे तो हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होता था। तो यही चीज़ को लेकर के रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया था। वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे बट वो मेन कॉज था। तो उसी के बाद बनी थी ये नेशनल असेंबली, और इस नेशनल असेंबली का पार्टिसिपेशन था, इसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एंड इट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल टू इलेक्ट द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल कौन होता है बच्चा? बेसिकली फ्रांस में राजा सारे मतलब डिसीजंस तो लेता था, बट जब भी टैक्स रिलेटेड डिसीजंस लेने होते थे, इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग टू द न्यू टैक्सेस, तो तब उसमें एस्टेट जनरल का मेन रोल होता था। तो इसलिए इसके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, टैक्स कलेक्शन, टैक्स इंक्रीजिंग, टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ के लिए एस्टेट जनरल अपॉइंट किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट मेजर उन्होंने क्या लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या था? जैसे हम फ्रीडम फाइट पढ़ रहे हैं तो ये भी फ्रांस के फ्रीडम फाइट का एक हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को यूनाइट किया। सो एज द फोर्थ स्टेप, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, अलग अलग जगह के अलग अलग मेजर नहीं रखे, बल्कि फॉर्मुलेटेड है यूनिफॉर्म लॉज एंड सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। एक टेरिटरी के अंदर जो लोग हैं तो ऑब्वियसली उन सबके लिए इक्वल रूल होना चाहिए, इक्वल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर ऑल्सो एबोलिस्ड, ठीक है। अभी जो फ्रांस था वो नेशन स्टेट नहीं बना था, लेकिन ये जो स्टेज आ गई थी ना इसके बाद, तो यहाँ पर फ्रांस फ्रॉम अ एम्पायर और द टेरिटरी टर्म्ड एज मॉडर्न स्टेट, ठीक है। नेशन स्टेट बनने में फ्रांस को सालों लगे, अभी भी नहीं बना था। अभी इसके बाद भी उसको 2-3 स्ट्रगल और करने पड़े, उसके बाद जाके फाइनली वो रिपब्लिक नेशन स्टेट बन पाया था। तो ये प्रोसीजर में वो मॉडर्न स्टेट की कैटेगरी और डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था। सो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो दिया करते थे, जैसे मेमोरियल ड्यूज़ पे करने होते थे, सैफडम सिस्टम वहाँ पे चला करता था, ये सब उन्होंने हटाने की बात कही। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। वो उनकी मेन लैंग्वेज थी फ्रांस की, तो क्योंकि कंट्री के नेम के साथ कनेक्ट है तो इसको मेन लैंग्वेज कर दिया गया। बाकी की जो डायलेक्ट्स क्या होता है बेटा? बोलियाँ, ठीक है। एक ही भाषा के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग बोलियाँ, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो उस सब के लिए उन्होंने क्या करा? अवॉइड किया उन चीज़ों को। फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया। एंड आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और उसके बाद अ टाइप ऑफ, नॉट फुल फ्लैश्ड बट अ टाइप ऑफ रिपब्लिक सिस्टम स्टैब्लिश हो तो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, रूल ऑफ डायरेक्टरी आई, बट रूल ऑफ डायरेक्टरी भी सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है। अब रूल ऑफ डायरेक्टरी के टाइम पर ही, बिकॉज इन अ रूल ऑफ डायरेक्टरी 5 डायरेक्टर्स होते थे और वो आपस में हमेशा ही क्लैश करते रहते थे, तो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि भाई हो क्या रहा है फ्रांस में। तो उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने, और उसके बाद फ्रांस में आ गया था नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने उसके बाद अपना रूल स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और एक बार फ्रांस जो रिपब्लिक की कंडीशन में, या हम कहें कि रिपब्लिक की राह पे जो चल पड़ा था, तो वो फिर से रिटर्न हो गया। अब उनके अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग तो वो रिपब्लिक हो ही चुका था एक तरीके से, तो फिर से एक बार उन्होंने रेवोल्यूशन किया, रिपब्लिक सिस्टम स्टैब्लिश किया, लेकिन फिर से नेपोलियन आ गया और नेपोलियन ने फिर से वहाँ पर मोनार्की सेटअप कर दी, क्योंकि नेपोलियन वॉज ऑल्सो एज एम्परर, और उसका बहुत बड़ा मतलब ड्रीम था कि ऑल ओवर यूरोप उसको रूल करना, पूरे यूरोप का वो एम्परर बनना चाहता था, नॉट ओनली इन द फ्रांस। काफ़ियों को जीतते आया था और आगे भी उसका जो ये प्रोसेस था चल रहा था। तो यहाँ पर आकर के बहुत सारे चेंजेस उसने किए, और जो भी चेंजेस उसने किए वो पर्टिकुलर एक एक्ट के अकॉर्डिंग किए, और उसी को हम बोलते हैं सिविल कोड, ठीक है। सिविल कोड 1804। तो 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ द फ्रांस। 1 मार्क क्वेश्चन MCQ, कब उसने क्राउन किया था खुद को? तो 1804 में वो बन गया था वहाँ का राजा। Then he makes some of the changes. The Civil Code 1804, that is known as the Napoleonic Code also. आपसे Napoleonic Code पूछा जाए, या what were the changes done by Napoleon पूछा जाए, what were the features of the Civil Code of 1804, इस तरह से पूछा जाए, तो सब में आपको यही पॉइंट लिखने हैं, remember. So that Napoleonic Code first of all did away with all privileges based on the birth, established qualities before the law and secured the right to property. ये सारी चीज़ों का चेंज उसने सबसे पहले किया, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के ड्यूज़ दे रहे थे, उनके पास बर्थ राइट नहीं थे, लैंड राइट नहीं थे, तो नेपोलियन ने सबसे पहले ना लोगों का कॉन्फिडेंस विन किया। अब वो तो नया था, तो उसको लोगों का भरोसा जीतना था पहले, तो उसने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करी। इनफैक्ट उसने काफ़ी मॉडर्नाइजेशन लाया, या हम कह सकते हैं कि अच्छे इंप्रूवमेंट भी किए, लेकिन उसने लोगों के राइट्स ख़त्म कर दिए, ये डिमेरिट था,
ठीक है। तो क्या क्या किया उसने, पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड इज डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। उसने क्या करा, उसने इन सारी जगहों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाइड करने के लिए सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। एक जैसा रूल, एक जैसा लॉ, एक जैसा वेट एंड मेजरमेंट। ही एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सेफडम एंड मेमोरियल ड्यूज। उसने जो फ्यूडल सिस्टम था वो हटा दिया, सेफडम सिस्टम हटा दिया, मेमोरियल ड्यूज हटा दिए। तो ये सब क्या था, मेमोरियल ड्यूज यानी जो लोग अपने घरों में जिस जगह पे रहते थे उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। सिमिलरली जो फ्यूडल सिस्टम और सेफडम सिस्टम था, यानी जो थर्ड एस्टेट था वो रिच लैंडलॉर्ड जो क्लर्जीज के अंडर में लैंड हुआ करती थी वहाँ पे काम करते थे, बदले में उनको वेजेस भी बिल्कुल ना के बराबर होती थी और अपने मन से वो छोड़ भी नहीं सकते थे। तो ये जो सिस्टम था सारा, ये सब उसने हटाया, एबोलिश कर दिया। नेक्स्ट इज इन द टाउन ऑफ द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर ऑल्सो रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है बच्चा, गिल्ड इज एज यानी ट्रेडर्स का एक पावरफुल ग्रुप है, ठीक है। गिल्ड इज एज द पावरफुल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो बाकी के बाहर के ट्रेडर्स को आने नहीं देते। प्राइस फिक्स करना यानी रिलेटेड टू ट्रेड जो भी कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे वो इनके हाथ में होती है पावर। तो ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन उसने हटा दिया ताकि सब जगह में सिमिलर मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, रेगुलेशन रहे रिलेटेड टू ट्रेड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इम्प्रूव किया, क्योंकि जब तक अच्छी रोड और रेलवे सिस्टम नहीं डेवलप होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो जितना हो सकता था उस टाइम के अकॉर्डिंग उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्हांस किया, डेवलप किया। Business began to realize that the uniform law, standard weight and the national currency would also facilitate the movement of the goods and capital from one region to another. ये इंपॉर्टेंट चेंज बहुत ज़रूरी था। यूनिफॉर्म लॉ कर दिया था, हर जगह नेशनल करेंसी को उसने चेंज कर दिया था। अब मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म, तो ये हमारे ये पिक्चर आपको ना कभी कभी बोर्ड में आ भी जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेपोलियन दिखाई दे रहा है आपको। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड एंड डिवाइडेड इनटू द किंगडम्स एंड डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड टू बी ऑटोनॉमस टेरिटरीज। यानी पहले इस तरह का ना तो नेशन स्टेट सिस्टम था, टेरिटरीज जो है वो इस तरह से डिवाइडेड रहती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक सिस्टम। ऑलमोस्ट यूरोप में ऑटोक्रेटिक सिस्टम चलता था। ऑटोक्रेटिक आपको याद रखना है, यानी ये जो नोबल्स वाला सिस्टम होता है जहाँ पर राजा, बर्थ प्रिविलेजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर कुछ ऑटोक्रेट्स के हाथ में पावर होती है। मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल ऑल्सो। दे डिड नॉट सी themselves एज अ शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, क्योंकि भाई एक राजा दूसरी, जहाँ जहाँ राजा जीतता जाता है वो सारे एरिया राजा के कंट्रोल में आते जाते हैं, लेकिन टेरिटरी अलग है, उनका कल्चर अलग है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, बट अभी भी वो अलग राजा के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। दे डिड नॉट सी themselves एज अ शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी एज अ कॉमन कल्चर, क्योंकि भाई जैसे नेपोलियन है, उसने इतने सारे रीजन को जीता, तो हर जगह का अलग अलग अपना कल्चर है, ठीक है। तो हमें एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा वो। Often they even spoke the different language and belonged to the different ethnic group also. Now here again ये आपको दिखाया है कि भाई कोशिश कर रहे हैं द प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी की, क्योंकि डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी लिबर्टी की, तो सबसे ज़रूरी थी उनके लिए भाई लिबर्टी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए उनको, तो प्लांट करते हुए एक पिक्चर आपको दिखाया है। नाउ द हब्सबर्ग एम्पायर। अब द हब्सबर्ग एम्पायर वॉज द पैचवर्क ऑफ अ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। ये एक पूरा रीज़न है, आपको मैप दिखा रहे हैं द हब्सबर्ग एम्पायर, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज, बड़ी छोटी, सब आपको दिखाई देंगी। तो पहले ना ये नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, जो आज का वर्ल्ड मैप हम देख रहे हैं जहाँ पर अब फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ये सब कंट्रीज़ के नेम पढ़ रहे हैं। तो पहले वो पर्टिकुलर टेरिटरीज़ के फॉर्म में हुआ करते थे, एक फ्रेंच रीजन करके काउंट होता था, बट नेशन स्टेट वो नहीं था, ठीक है। तो वो यहाँ आपको मार्क किया हुआ है दैट इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन्स, द ट्रायल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेंटलैंड एज वेल एज द बोमियन। ये रीज़न आपको दिए हुए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि यानी डिफरेंट कल्चर का एक ये कॉम्बिनेशन पैच वर्क था। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑल्सो एंड हंगरी। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक विद द, अब अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग इनकी डायलेक्ट्स हुआ करती थी, क्योंकि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रह रहे हैं ना। सो ग्लेशिया एंड द एरिस्टोक्रेसी स्पोक द पॉलिश ऑल्सो। तो हर जगह अलग अलग ग्रुप है बटा हुआ, और वो पर्टिकुलर एक ही पर्टिकुलर सॉवरेन अथॉरिटी किसी एक बड़े एम्परर के हाथ में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये हब्सबर्ग एम्पायर आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इससे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इस पार्ट से बेसिकली ऐसा कोई आंसर आपको नहीं मिलता है एज अ 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन, बट हाँ ये 1 मार्क के लिए आप जरूर से देख लीजिएगा। हब्सबर्ग एम्पायर, आप यहाँ पर भी कुछ खासा मैप आपको नहीं मिलना है, बट आप इसको चेक करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। Now is about the aristocracy. The aristocrats were united by the common way of life that cut across the regional divisions, owned the estate, countryside and also the town house also. They spoke French for the purpose. अब आप next देखेंगे aristocracy. Back हमने बात किया था aristocracy क्या होता है,
That aristocracy we talk about the group of people which are with the extreme power having some birth privileges. ठीक है, जैसे नोबल्स थे, क्लर्जी थे. तो दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी. इनको लगता था भाई थर्ड स्टेट से सुपीरियर खुद को दिखाना है, तो ये डिप्लोमेसी पर्पस से ऊपर हायर लेवल पे जो है अलग लैंग्वेज यूज़ किया करते थे. फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी. यानी ये जो अलग अलग आपको पीछे मैप में दिख रहे हैं, ये सब फ्रेंच रीजन करके काउंट हो जाता था. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिजेस. यानी जो सुपीरियर क्लासेज हुआ करती थी ना, नोबल्स वाली, क्लर्जी वाली, सपोज यानी एरिस्टोक्रेसी क्लासेज जो है, अब ये खुद को सुपीरियर दिखाते थे बेसिकली बर्थ प्रिविलेजेस के बेसिस पे. ये रिच भी थे, बड़ी बड़ी लैंड्स थी, तो ये आपस में यानी सेम फैमिली के मेंबर्स सेम जगह मैरिजेस होती थी, तो इस तरह से इनकी फैमिलीज कनेक्ट रहती थी. एंड पावरफुल एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो न्यूमेरिकली अ स्मॉल इन ग्रुप. अब ऑब्वियसली जो रूलिंग पावर है वो तो कम ही होती है ना हमेशा नंबर में, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल थे. जबकि जो थर्ड एस्टेट था ना वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा था, 80% से अब हम कंसिस्ट कर रहे हैं. ये तो न्यूमेरिकली बहुत कम थे नंबर में, बट पावर इन्हीं के हाथ में थी. पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. जो मेजर पॉपुलेशन थी वो थर्ड एस्टेट, जिसमें पीजेंट्स सबसे ज़्यादा थे. To the west, bulk of the land was formed by the tenants and small owners also. And Central Europe, the pattern of the land holding was characterized by the vast estate which were cultivated by the serfs. अब ये लैंड, ये बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो वाकई में गुस्से वाली बात थी कि लैंड होल्डर्स तो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे, लेकिन उनके खेतों में ज़मीनों में काम करने वाले वो विलेज के फार्मर्स थे, और वो काम वहाँ पर करते थे जिनको सर्फ बोला जाता था, और वो उन्हीं के ऑर्डर से, यानी उन क्लर्जीज़ के, उन एरिस्टोक्रेट्स के ऑर्डर से काम करते थे, और अपने मन से इवन उनको अथॉरिटी भी नहीं थी कि उनको छोड़ के जाना है काम. तो ये बड़ा गंदा सिस्टम था. अब ये सारी चीज़ें लोगों को पता थी और बहुत पहले से चली आ रही थी, बट अभी तक लोगों में ना अवेयरनेस नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि एजुकेशन नहीं था बहुत ज़्यादा. धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स लिखनी शुरू की, कुछ लीडर्स आए, जैसे आपने इंडिया के केस में पढ़ा, तो यहाँ पर भी कुछ लीडर्स आए, लोगों को अवेयर किया. द न्यू मिडिल क्लासेस. अब यही मिडिल क्लास थी जिन्होंने बेसिकली रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, हम कह सकते हैं. इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है, जहाँ भी रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन वॉज लीड बाय द मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस. इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन टू द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड एमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस. यानी जैसे जैसे ये थोड़े थोड़े एजुकेटेड होते गए, वैसे वैसे एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ इनका यानी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगा. ये धीरे धीरे ट्रेड आगे बढ़ाने लगे. ट्रेड के साथ साथ ऑब्वियसली थोड़े थोड़े पैसे इनके पास आएंगे, तो ये प्रॉस्परस बनने लगे. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century, but the France, the part of the Germany, it occurred during the 19th century. अब हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछली क्लासेस में आप पढ़ते आए हो, इवन क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के बाद फिर इस तरह से धीरे धीरे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में आया. अब हम जर्मन नेशन, फ्रेंच नेशन की बात करते हैं, तो फ्रांस और जर्मनी में ये काफ़ी, यानी इंग्लैंड के काफ़ी बाद में आया था. In its wake, the new social group came into being as a working class population and middle class, made up of the industrial and businessmen. यानी जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के फॉर्म में डेवलप हुए, और जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो बिजनेस क्लासेस के फॉर्म में ग्रो होने लगे. अब इनको लगा कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए. ठीक है. इसलिए ये जो इंक्रीजिंग प्रॉस्परस मिडिल क्लासेस थी, ये अवेयर हो गई खुद भी, और इन्होंने बाकी के लोगों को अवेयर करना शुरू किया. In Central and Eastern Europe, the groups were smaller in number till the 19th century anyhow, but it was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity. अब ये middle classes आवाज़ उठाने लगी. They raised their voice against to this एरिस्टोक्रेटी सिस्टम. ये जो एरिस्टोक्रेट थे, इनके हाथ में सारे प्रिविलेजेस थे, तो अब इन्होंने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि भाई हमको भी इक्वल राइट दो. तो ये सब अपनी अपनी आवाज़ें उठाने लगे कि क्यों, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवाइन रूल. ऐसा कहाँ लिखा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लोगों के सामने आने लगे, एंड दे स्प्रेड द आइडियाज़. फिलोसफर्स थे, मिडिल क्लासेस थे, लीडर्स के फॉर्म में ये डेवलप हो रहे थे, और ये सारे कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाए गए. नेशनल यूनिफिकेशन के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होने लगे, नॉट ओनली इन फ्रांस, इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. अब लिबरल नेशनलिज्म, ये जो लिबरलिज्म था ये भी अलग अलग मीनिंग स्टैंड करता था. द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री. अगेन इस फॉर MCQ आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो लिबरल लैटिन रूट से लिया गया है, और फिर फ्रॉम विच लैंग्वेज द लिबरलिज्म इज टेकन, इट इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. तो आपको याद रखना है कि भाई लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इसका लिटरल मीनिंग फ्रीडम फ्री होता है. तो उसी से कॉन्सेप्ट आया, लिबरलिज्म इज अबाउट द फ्रीडम.
फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर। अब ये लिबरलिज्म भी ना अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग मायने रखता था, यानी मीनिंग अलग थी। सोशली लिबरलिज्म को लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से ले रहे थे, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए कुछ और था, और इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब कुछ और था। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, समझ लेंगे और उसके बाद खुद से लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम तक आपको याद रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जब हम सोशली फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, लिबरलिज्म की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशली लिबरलिज्म, तो सोशली लिबरलिज्म का मतलब था इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर सबके लिए इक्वल लॉ हो, इक्वल रूल्स रेगुलेशन हो। क्योंकि अभी तक तो होता था ना कि नोबल्स और क्लर्जी के हाथ में ही पावर है, बर्थ प्रिविलेजेस हैं, उन्हीं की मनमानी चलती थी। तो अभी वो इस सिस्टम से हटके इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इस कॉन्सेप्ट को ले रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द सोशली लिबरलिज्म। तो सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म क्या कहता था? इट एम्फेसाइज द गवर्नमेंट कंसेंट, यानी गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए? विद कंसेंट, यानी जैसे हमारी कंट्री में आप देखते हैं कि हमारे पास वोटिंग राइट्स है और हर इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द कंट्री अबव द एज ऑफ 18 कैन कास्ट द वोट। 18 साल के ऊपर हमारे पास वोटिंग राइट है और हम आपस में मिलकर कि भाई जो लीडर हमें समझ आता है, जो गवर्नमेंट हमें लगता है कि बननी चाहिए, सही से काम करेगी, उसको हम चूज़ करते हैं। तो इसी तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम ये चाहते थे। तो पॉलिटिकली नेशनल लिबरलिज्म का मतलब था कि गवर्नमेंट कंसेंट के साथ बने। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड द क्लैरिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। इसके साथ ही साथ ये दोनों ही चीज़ें आपके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में ही हैं। सो पहले तो गवर्नमेंट कंसेंट से बनेगी, उसके बाद कैसी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे? ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो जाए। ये सिस्टम हट जाना चाहिए कि भाई नोबल्स और क्लर्जी बर्थ प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट दे डिमांडेड कि भाई प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर पार्लियामेंट हो जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और फिर वो गवर्नमेंट बनाएंगे। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेट द इनवाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसके साथ ही साथ अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या मतलब था? प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट एस्टेट था और सेकेंड एस्टेट था। फर्स्ट एस्टेट इज अबाउट क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट इज अबाउट द नोबल्स। तो इनके हाथ में ही सारी प्रॉपर्टी थी ना, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट क्वेश्चन उठाया अभी। तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी वो लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे कि भाई इट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों सिर्फ राजा और यही सारे प्रिविलेजेस लें? तो ये क्वेश्चन भी लोगों के सामने था। सो लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलाइजेशन का मतलब अलग था और इसी फील्ड में एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। क्या था? इकोनॉमिक स्फीयर व्हेन वी टॉक अबाउट द लिबरलिज्म इज स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। सिंपल सी बात है, फ्रीडम ऑफ मार्केट इसलिए था क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग करेंसीज इंट्रोड्यूस होती थी, वेट एंड मेजर इक्वल नहीं था। तो ये चाहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाए। सो द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो जो स्टेट ने इम्पोज किए हुए थे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, तो ये सारी चीज़ें हटा दी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की फ्रीडम उनको मिल जाए, तो तब उनके लिए लिबरलिज्म फुलफिल होगा। तो लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में यही था। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इंजीनियरिंग मिडिल क्लासेस। अब जैसे जैसे मिडिल क्लासेस बढ़ रही थी, मोस्ट ऑफ देम वर द ट्रेडर्स और द बिजनेसमैन। तो यही वाली डिमांड उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड होने लगी। नाउ इज अबाउट द नेपोलियन administrative measure had created out of the small principalities, that is the confederation of the 39 state। यानी नेपोलियन का तो सपना था पूरे यूरोप को जीतना और बहुत सारे उसके कॉन्फेडरेशन ऑफ द स्टेट, उसने 39 का कॉन्फेडरेशन बना लिया था। अब पहले क्या होता था ना, यहाँ पर अलग अलग करेंसीज चला करती थी। नाउ अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हम्सबर्ग टू नुरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स हैड टू पास थ्रू द 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे टू कस्टम ड्यूटी ऑफ द 5 ईच ऑन ऑफ दैम। तो अब क्या होता था, यानी अपना इन केस ऑफ दैट 1833 हम्बर्ग से नुरेमबर्ग तक अगर कोई ट्रेडर जा रहा है तो उसके बीच में जितने टेरिटरीज आ रहे हैं तो उसको उतनी कस्टम, यानी जिस भी रीजन में वो जा रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जांपल इन टेरिटरीज का, तो इसके बीच में उसको 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे और इतने बार कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। और कितने % देनी पड़ती थी? 5% देनी पड़ती थी। और दैट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वेट, यानी जितना वेट होगा उसका 5%। ठीक है, 50 kg है तो 50 kg का 5% निकलेगा, 100 kg है तो 100 kg के अकॉर्डिंग 5% निकलेगा। ठीक है, कम होगा तो ऑब्वियसली टैक्स भी कम हो जाएगा, ज़्यादा सामान होगा तो टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सोचो वो बेचारा 11 टाइम कस्टम ड्यूटीज देगा तो उसकी खुद के पास सेविंग क्या बचेगी? फिर क्या ही फ़ायदा होगा उसके ट्रेड करने का। तो दे वर डिमांडिंग फॉर लिबरलिज्म रिगार्डिंग टू दिस।
देयरफॉर फाइनली अब इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलता है रिगार्डिंग टू द जॉल्वेरियन। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इस फॉर 2 मार्क क्वेश्चन या फिर 3 मार्क क्वेश्चन और एज एन अ फॉर्म ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। 5 मार्क्स में बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, बट 2, 3, 1 में ये पहले भी पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है, राइट। is about writing the short note about Jolverian, what was the Jolverian when it was established और related कुछ भी क्वेश्चन आता है, बाद में हम क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी हम चैप्टर पे चल रहे हैं। So therefore the 1834 it was a new we can say a type of strategy. Jolverian was formed at the initiative of Persia and joined by the most of the German state. तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जर्मनी नाम की कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी, इस तरह से फ्रेंच स्टेट, जर्मन स्टेट ऐसे हुआ करते थे। और उस टाइम पे ना पर्शिया, ऑस्ट्रिया ये बड़ी पावरफुल, ये सब कंट्रोल में थे। जैसे पर्शिया के कंट्रोल में बहुत सारे जर्मन स्टेट आते थे, ठीक है, यानी उसका राजा, पर्शिया का जो राजा होगा, मोनार्क होगा, उसी के अंडर में ये अलग 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 रीजन, जर्मन रीजन्स आ रहे थे। तो फिर पर्शिया के मोनार्क ने भी देखा, तो पर्शिया पर्टिकुलरली कंट्री है, आपको याद रखना है कि जॉल्वेरियन इज अ टाइप ऑफ एक्ट जो कि टैक्स को कम करने के रिगार्डिंग बनाया गया था, ठीक है। सो दैट जॉल्वेरियन वॉज सेटअप रिगार्डिंग टू रिडक्शन ऑफ द टैक्स, और ये सबसे पहले इनिशिएटिव था पर्शिया की तरफ से। पर्शिया के साथ साथ बहुत सारे अदर जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया। एंड फाइनली इट एबोलिश द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द करेंसीज। ये जो जगह जगह में इनको टैरिफ बैरियर देने पड़ते थे, जिसको हम आज की भाषा में टैक्स बोलते हैं। तो जैसे वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाएंगे तो टैक्स लग रहा है एक तरीके का, ठीक है। जब हम सामान लेते हैं तो हम कहते हैं ना, उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा, तो थोड़ा सा एक अमाउंट बढ़ जाएगा, 2 रुपये 5 रुपये जो भी बढ़ना है। तो इसी तरह से टैरिफ बैरियर टैक्स उनको देना होता था, तो इसको उन्होंने कम किया, हटा दिया। इट एबोलिश द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द करेंसी। तो जगह जगह मतलब एक ही रीजन के अंदर में जगह जगह उनको जो टैरिफ बैरियर देने पड़ रहे हैं वो हटा दिया गया। एंड रिड्यूस द करेंसीज ऑल्सो। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द रेलवे, यानी इन्होंने करेंसीज को हटा दिया। पहले अप्रॉक्स 30 के पास में अलग अलग जो करेंसीज थी, अभी वो सिर्फ 2 टाइप ऑफ करेंसीज रह गई थी। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रेलवे वर फर्दर। इसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहला तो इन्होंने क्या करा, करेंसीज को बहुत कम कर दिया। You may have a concept what were the changes done through this Jolverian। तो जॉल्वेरियन टैक्स रिड्यूस करने के लिए पर्शिया और अदर जर्मन स्टेट के साथ ये एक्ट निकला, ये एक तरह का सिस्टम बनाया गया। अब इसमें सबसे पहली चीज़, टैरिफ बैरियर को एबोलिश कर दिया गया था। सेकेंड, इट रिड्यूसेस द करेंसी, ठीक है। सिर्फ 2 तरह की करेंसी अब रह गई थी, पहले बहुत वेराइटी में उनको अलग अलग जगह देनी पड़ती थी, तो वो 32 में रह गया था। एंड अ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई, इंप्रूवमेंट जो हुआ इसके अंदर में, इज़ अबाउट द नेटवर्क ऑफ रेलवे। इन्होंने रेलवे को इम्प्रूव किया, फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी एंड हार्नेसिंग टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। क्योंकि ये रेलवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स को हेल्प मिलेगी ना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन से 3 पॉइंट? नंबर 1, थ्रू द जॉल्वेरियन टैरिफ बैरियर्स एबोलिश हो चुके थे। नंबर 2, जो डिफरेंट करेंसीज थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। आपके टैक्स में ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी भी लेके बैठा करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएं इज अबाउट द इंडिविजुअल पैराग्राफ। एंड थर्ड वन इज नेटवर्क ऑफ द रेलवे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव किया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसके अंदर लिए गए, जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन वैल्यू रखता है। नाउ इज अबाउट द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम डेवलप हो रहा था। अब बेसिकली आपको पहले तो ये पता होना है कि भाई कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। हु आर द कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव कौन होते हैं बेटा? कंजर्वेटिव यानी सिंपली मैं अगर आपको बोलूँ, सपोज़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके कुछ ऑर्थोडॉक्सी आइडियाज़ हैं, तो हम कहेंगे कि वो बदलते नहीं। सपोज़ आप घर से बाहर निकले और आपको सडनली एक छींक आ गई, तो वो बोलेंगे कि भाई आपका काम सही नहीं होगा और सामने से काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। तो वो अभी भी इस चीज़ों को मानते हैं कि भाई अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, छींक आ गई है, तो अब काम ख़राब हो जाएगा। तो ये एक तरह की ऑर्थोडॉक्सी आइडियोलॉजी है। यानी कंजर्वेटिव का मतलब जो अभी भी पुरानी कुछ इस तरह के रिचुअल्स को, आइडियाज़ को, सिस्टम को पकड़ के बैठे हैं और चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। और यही सिस्टम फॉलो कर रहा है जहाँ पर जो भी नेशन या टेरिटरी, तो वो सिस्टम बन जाता है कंजर्वेटिज्म। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब हमने पढ़ा था कि 1804 में तो नेपोलियन आया, काफ़ी जगह पे उसने बहुत सारे चेंजेस किए।
आफ्टर 1815 फिर से एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम डेवलप होने लगा। क्यों, कैसे? सो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, एक्चुअली 1815 में हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि कंजर्वेटिव सिस्टम फिर से वापस आ गया? तो ऐसा हुआ क्या था दैट 1815 में नेपोलियन वॉर हार गया था। एक वॉर हुआ बिटवीन द सेंट्रल पावर ऑफ यूरोप एंड नेपोलियन। तो नेपोलियन और यूरोप की जो सेंट्रल पावर्स हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इज़ अबाउट द पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, तो जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उनके बीच में और नेपोलियन के बीच में वॉर हुआ, जहाँ पर कि इन्होंने कोशिश करी मिल करके नेपोलियन को हराने की। ठीक है। सो इन 1815 यूरोप गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द कंजर्वेटिव थ्रू द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक। अब जब हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की जो पहले चला करती थी। क्या सोशल हायरार्की थी? कि क्लर्जी और नोबल्स के हाथ में सारे प्रिविलेजेस और राइट्स रहेंगे और प्रॉपर्टी रहेगी, और जो थर्ड एस्टेट है वो टैक्स पे कर रहा था, उसको ज़्यादा राइट कुछ नहीं दिए गए। फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड ऑल्सो, तो ये चीज़ इन्होंने फिर से यानी पुराने सिस्टम की तरफ ये चलने लगे फिर से। मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ अ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। हालांकि अभी राजा जानता था कि अब यानी 1789 के रेवोल्यूशन के बाद से अब जब हम 1815 तक पहुंच चुके हैं तो बहुत सारे चेंजेस हुए, लोग भी अवेयर हो चुके हैं। अभी मोनार्क को पता था कि इतना आसान नहीं है, यानी बिल्कुल एज इट इज़ जो बिफोर पीरियड था ओल्ड रिजाइन वाला सिस्टम था वो एज इट इज़ तो नहीं आएगा, कुछ तो चेंजेस उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सो दे रियलाइज द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। अब उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि नेपोलियन ने जो कुछ चेंजेस किए हैं वो इनको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। सो द मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट द स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, बट इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो कुछ चेंजेस को उन्होंने किया जो कि यानी रहने दिया जो कि नेपोलियन ने किए थे। A modern army, effective bureaucracy, and the dynamic economy and the abolition of the feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो ये जो कुछ चेंजेस किए थे जो ऑलरेडी हम पीछे पड़ चुके हैं नेपोलियनिक कोर्ट के अंदर, तो कुछ चेंजेस को उन्होंने रहने दिया, लेकिन वापस से उन्होंने वहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम सेटअप कर दिया, यानी प्रॉपर मोनार्की सिस्टम को फिर से सेटअप कर दिया था आफ्टर 1815। ठीक है। अब 1815 में हुआ क्या था, हमने पढ़ा 1815 में हुआ था वॉर ऑफ वाटरलू। ठीक है। सो इन दैट वॉर ऑफ वाटरलू नेपोलियन हार गया। यहाँ पर हम बात करते हैं इसी वॉर और ट्रीटी ऑफ विना के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ना आपका इज़ अबाउट द ट्रीटी ऑफ विना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स की वैल्यू रखता है। ट्रीटी ऑफ विना, इसके साथ ही ये 1815 का जो एरा है यानी 1815 वाला जो ये पीरियड है, यू कैन लिंक इट विद द मैनी इवेंट्स। 1815 Napoleon defeated War of Waterloo. Number 2, 1815 conservative regime set up again in Europe, many of the parts of the Europe. Number 3, Treaty of Vienna कब साइन हुई? 1815 में। तो 1815 बहुत सारी डेट्स को आप एक साथ कनेक्ट करके याद रखेंगे, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है ना। सो 1815 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर। अब ये आपको मैप के लिए भी याद रखना है, मार्क द यूरोपियन पावर। तो ये यूरोपियन पावर कौन सी थी? सेंट्रल पावर यूरोप की ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हुआ करती थी। आप इसको याद कर लीजिए एज अ बार्प, BARP। ठीक है, बार्प कंट्रीज़। विच कंट्रीज़ वर पावरफुल? बार्प कंट्रीज़। नेपोलियन को किन कंट्रीज़ ने हराया था? बार्प कंट्रीज़, यानी ये नेपोलियन के भी बाप थे। तो बार्प कंट्रीज़ डिफीटेड नेपोलियन। तो बार्प मतलब B फॉर ब्रिटेन, A for Austria, R for Russia, and P for Persia, who collectively defeated Napoleon, and then they meet at Vienna to draw up a new settlement for Europe. अब इन्होंने हरा दिया भाई नेपोलियन को, उसके बाद अब ये न्यू यानी इन्होंने पहले कॉन्स्पायरेसी करी, क्योंकि ये जो बार्ब कंट्रीज़ थी ना पावरफुल कंट्रीज़ थी, और इनको लग रहा था कि नेपोलियन तो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो इनको अपनी टेरिटरीज़ को लेकर के भी डर लगने लगा था, तो अकेले के बस का नहीं था। तो ये चारों पावरफुल कंट्रीज़ आपस में मिल करके एक हुई और इन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई नेपोलियन को अब हराना ही है ताकि हमारे हाथ में पावर बनी रहे। ठीक है। तो उसके बाद नेपोलियन हार गया एंड दे मीट एट द प्लेस ऑफ वेना। वेना इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जिस जगह पे वो मिले वहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट साइन किया। ये सारे जो नेशन थे, यानी ट्रीटी ऑफ वेना, एक पर्टिकुलर वेना, जैसे हम बात करें आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस जगह का एक नाम है, तो इसी तरह से जिस जगह पे इनकी पूरी मीटिंग हुई, सारे लोग बैठे एक साथ, पावरफुल कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे डिग्नेटरीज़ हैं, तो ये सारे लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि भाई अब नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किया था उसमें क्या क्या रखना है और क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ। तो ये सब एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना करके हम काउंट करते हैं। तो 1815 में ये ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी, किसके बीच में? ये चार पावरफुल कंट्रीज़, बार्प कंट्री, ठीक है, बार्प इज़ अ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया, ये जो पावरफुल कंट्रीज़ है इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसके बाद
जो आगे के चेंजेस आए वो भी आपको एज अ 5 मार्क क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। तो देन इज अ कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1 मार्क में आपसे पूछा जाएगा हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वेना। तो इसको होस्ट करने वाला कौन था? ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक पावरफुल रीजन था उस समय पे, तो उसने ये मीटिंग पूरी होस्ट की थी। पूरी प्लानिंग इन लोगों ने करी, नेपोलियन को हराया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना इन्होंने, यानी वो एग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब होता है एक तरह का समझौता, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वेना को साइन किया गया। द डेलीगेट्स ड्यू अप द ट्रीटी ऑफ वेना विद द एम ऑफ, अब अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना। तो ट्रीटी ऑफ वेना का सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था? दैट अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड केम टू यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। 1 मार्क में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ट्रीटी ऑफ वेना का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, पहला एम था, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस हैड केम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस कर रखे थे, तो उन सारे चेंजेस को अंडू कर देना, ठीक है, क्योंकि उनको फिर से कंजर्वेटिव सिस्टम सेटअप करना था ना। सेकंड क्या हुआ? बर्बन, ये सब आपके अकाउंट होंगे अब चेंजेस, ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द चेंजेस आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेना। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना, व्हाट वर द रिजल्ट्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना 1815। तो इस तरीके से 3-4 डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। एंड अगेन टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो अंडू करना, नेपोलियन ने जो चेंजेस किए। सेकेंडली, आफ्टर दैट बर्बन डायनेस्टी को फिर से पावर दे दी गई फ्रांस के ऊपर, ठीक है। फ्रांस में पहले भी बर्बन डायनेस्टी थी, बट उसके बाद आपने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का रूल हुआ, फिर रूल ऑफ डायरेक्टरी आई, फिर नेपोलियन के हाथ में पावर आ गई, और अभी फिर से वहाँ पर फ्रांस पे फुल मोनार्की को सेटअप कर दिया गया, और वहाँ पर फिर बर्बन डायनेस्टी रूल करने लगी। बर्बन डायनेस्टी में लुइस फिलिप को इन्होंने फिर से वहाँ का राजा बना दिया, जो कि लुइस 16 का ही ग्रैंडसन था, ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अब साथ ही साथ, क्योंकि फ्रांस ना बार बार रिवोल्यूशन करता रहता था, तो इनको, किनको, ये जो बार्ब कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, तो ये बार्ब कंट्रीज़ ने बहुत ही अटेंशन पे किया कि भाई फ्रांस अब अपनी बाउंड्रीज से बाहर ना निकले। तो इन्होंने क्या करा, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप एट द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में अदर कंट्रीज़ को इस तरह से अटैच कर दिया कि ये नज़र रख सकें इस पर। सो द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड Belgium was set up in the north. Genoa was added to the Piedmont in south. तो इस तरह से इन्होंने अदर कंट्रीज़ को एज अ, हम कह सकते हैं, गार्ड की तरह वहाँ पर रख दिया था। पर्शिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, एंड द ऑस्ट्रिया वॉज गिवन इन द नॉर्दर्न इटली। अब जो रीजन्स थे नेपोलियन के हाथ में, जो उसने वन कर लिए थे, विक्ट्री जहाँ पर मिली वो सब उसके एम्पायर में आ गया। तो इन लोगों ने फिर से उन रीजन्स को भी आपस में ही बांट लिया कि कौन सा रीजन किसके पास जाना है। एंड इन ईस्ट रशिया वॉज गिवन द पोलैंड, वाइल पर्शिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ एक्सोनी। तो अब क्या प्रोनाउंस करते हैं, देन आफ्टर द कंजर्वेटिव रिजाइन कम्प्लीटली। अब ये सारे चेंजेस हो गए ट्रीटी ऑफ वेना में, ये सारे चेंजेस हुए। आपको ये याद रखना है, फिर से मैं रिव्यू आपको कर दूँ, इसको रिकैप हम इसका कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वेना वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द 1815। 1850 में नेपोलियन को इन कंट्रीज़ ने मिलकर हरा दिया था। कौन सी कंट्रीज़ ने? बार्प, यू हैव टू रिमेंबर बार्प, BARP, B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, P फॉर पर्शिया। तो बार्ब कंट्रीज़ ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने उनके बनाए हुए रीजन को, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन हैं आपके NCERT के टॉप मोस्ट पैराग्राफ में, ये मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आफ्टर देयर वॉज अ कंजर्वेटिव रिजाइम अगेन। अब फिर से वहाँ पर फुल फ्लैश्ड कंजर्वेटिव सिस्टम सेटअप हो चुका था। सो कंजर्वेटिव रिजाइम 1815 के बाद फिर से ऑटोक्रेटी आ गई, जिसके लिए फ्रांस ने इतने साल स्ट्रगल किया और फाइनली रिपब्लिक उसको बना पाया था। फिर से नेपोलियन आया, नेपोलियन ने तो फिर भी कुछ चेंजेस किए, मॉडर्न स्टेट की कैटेगरी में उसको लाया, लेकिन फिर से ट्रीटी ऑफ वेना आई, और उसके बाद फिर से फ्रांस में क्या हो गया, फुल फ्लैश कंजर्वेटिव सिस्टम इन्होंने सेटअप कर दिया था। एंड दे डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म एंड द डिसेंट एंड शॉट टू द करप्ट एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन दैट द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपकी टैक्स की पिक्चर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे तो हैं मीटिंग में, बट उन सबके मुंह पे पट्टी बधी हुई है। तो यानी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया हुआ था, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, आवाज़ नहीं उठा सकता, सेंसरशिप लगा हुआ था, अपने मन से कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता था। तो लोग आपस में गैदरिंग ना करें, फिर से रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ना फैलें, इसलिए ये सारी चीज़ें कर दी गई थी। तो ये कार्टून आपको यही बता रहा है। सो मोस्ट ऑफ देन इम्पोज द सेंसरशिप लॉज। तो ये सारी चीज़ें हुई और फुल फ्लैश कंजर्वेटिव सिस्टम फ्रांस में आ चुका था। नाउ इज़ अबाउट
गजीब मजीनी। अब लास्ट जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर एंड हुआ, अब हम बात करते हैं आगे की। तो फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन रिपीट होगा आगे स्टोरी में हमारा। फिलहाल आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है इज़ अबाउट द गजीब मजीनी। कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ और जगह जगह अब फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप की अदर पार्ट्स में भी अब लोग बहुत फ्री होकर के ना रिवॉल्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी क्रिटिसाइज़ करता था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करता था, उसको क्रैप कर दिया जाता था, उसको पकड़ के मारपीट करके, यानी बहुत अच्छी खातिरदारी उसकी की जाती थी। तो लोग अभी ना सीक्रेटली इन काम्स को कर रहे थे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इज़ अबाउट द गजीब मजीनी। कौन थे ये? सो गजीब मजीनी वॉज बेसिकली, ये हैं गजीब मजीनी भाई साहब, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे ये। So Gazib Mazzini was born at Genoa in 1807 and he became a member of the secret society of the Carbonari। अब क्योंकि ओपनली तो उनको परमिशन नहीं थी ये सारे कामों को करने की, तो अब रिवोल्यूशन उन्होंने सीक्रेटली किया। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू द एग्जाइल ऑफ द 1831 फॉर अटेम्प्टिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द लुगेरिया। अब क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में थे तो उठा करके उनको पहले देश निकाला हो गया, नहीं तो जेल में डाल देते। तो वो बाहर निकले और फिर भी वो सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते रहे। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड द, अब ये अगेन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई थी। The two underground societies that the Young Italy in Marseille and the Young Europe in Brain, ये दो सीक्रेट सोसाइटी जो मजीनी साहब ने बनाई, whose members were like-minded young men from the Poland, France, Italy and the German nation। ये सारे लोग मिलके, हमने पीछे पढ़ा था ना, अभी नेशन स्टेट बने नहीं थे, ये बेसिकली एज अ रीजन वाइज काउंट होते थे जो बेसिकली पावरफुल कंट्रीज के कंट्रोल में रहते थे मेनली। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। अगेन 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द मेन फिलॉसफी ऑफ द मजीनी, वट वॉज द बिलीफ ऑफ मजीनी। तो उसका मेजर आइडियोलॉजी क्या था? गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। किसी एक की अथॉरिटी नहीं है, भगवान ने सबके लिए बनाया है। और ये जो गजीब मजीनी वाला सेपरेटली आपको यहाँ मार्क किया हुआ है, ये भी आपको 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, आप इसको एज अ पॉइंट आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, रोल ऑफ गजीब मजीनी पूछा जा सकता है, हु वाज गजीब मजीनी, व्हाट ही डिड, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने वो मेन पॉइंट सेंट्रलाइज जो हैं समराइज कर लिए हैं। तो ये टेक्स्ट एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है। इटली हैड टू बी फोर्स्ड इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद द वाइडर अलायंस ऑफ अ नेशन। मजीनी रिलेंटलेसली अपोजिशन टू द मोनार्की एंड इज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एनी हाउ फ्राइटेंड दैट द कंजर्वेटिव। अब मजीनी जितनी तरीके से, मतलब गवर्नमेंट को भी पता था कि भाई ये काम कर रहा है, इसीलिए तो उसको पहले भी देश निकाला दे दिया। तो अभी मोनार्कीज़ को भी, जो कंजर्वेटिव सिस्टम था, ये भी इसको लेकर के थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि मजीनी अगर कुछ भी कर रहा है तो वो चीज़ें क्या होगी, अदर एरियाज़ में भी फैलेंगी, रेवोल्यूशन लाएगा, फिर से इनके आगे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाएगा। सो मजीनी रिलेंटलेसली अपोजिशन टू द मोनार्की, हिज विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बहुत ही क्लियर उसका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप करने को लेकर के, तो दैट फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसीलिए मेटरनिच कौन था? ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक का मतलब होता है बेटा राजा, यहाँ पर आपको पीछे भी दिया था, ड्यूक मेटरनिच होस्टेड द ट्रीटी ऑफ विना, ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिच बेसिकली, ड्यूक का मतलब होता है राजा, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज में राजा होता है, नाम उसका मेटरनिच के फॉर्म में। तो मेटरनिच ने सिंपली उसको बोला, क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसको? कौन है मोस्ट डेंजरस एनिमी? गजीब मजीनी। तो उन्होंने गजीब मजीनी को कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी बताया, क्योंकि ये बार बार रेवोल्यूशन करने आ जाता है, तो इनकी जो कंजर्वेटिव अथॉरिटी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, बार बार वो डिस्टर्ब होगी। तो इस पर नज़र रखने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन पे की जा रही थी। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज आप पहले इतना सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक बार इसको अच्छे से रिव्यू कर लीजिए एंड रिक्वेस्टेड बेटा प्लीज़ जो कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है एक बार आप एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेट होकर के जरूर से देखिएगा, श्योरली आपको ये रिवाइज हो जाएगा। सो प्लीज़ डू दिस एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं दोबारा अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। सो बाय बाय।